properties of covalent compound. So today's heading is properties of covalent compound. Covalent compound. Properties of covalent compound. इसमें पहला पॉइंट लिखना, covalent substance exist as a पेज नंबर 40। पहला पॉइंट क्या है? कोवैलेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोवैलेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे मान लो हमने अगर लिया F2, Cl2, Br2 और I2, जो आयोडीन होता है वो सॉलिड होता है और जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है और जो फ्लोरीन और क्लोरीन होता है वो गैसियस होता है। क्यों ऐसा होता है बाद में हम बताएंगे। लेकिन इनके बीच में आयोडीन और आयोडीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयोडीन और आयोडीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोवैलेंट। सेम एटम के बीच में कोवैलेंट ही है। ऑलवेज सेम एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। आयोडीन के आउटर सेल में इनके बीच में कोवैलेंट भी है, इनके बीच में कोवैलेंट है और इसके बीच में भी कोवैलेंट है। तो इस कोवैलेंट के बीच में जो बॉन्ड बना है, अब सॉलिड भी रहेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, लिक्विड भी रहेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। यानी ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोवैलेंट बॉन्ड केवल गैसियस में बनेगा। लिक्विड में भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड में भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको लिख लिए, इसको लिखे तुम लोग एग्जांपल्स को। नेक्स्ट पॉइंट, कोवैलेंट सब्सटेंस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट सब्सटेंस हैव लो melting point and boiling point. Covalent substance have low melting point and boiling point. Covalent substance have low melting point and boiling point. अब देखो आयनिक का क्या होता है, आयनिक के बीच में उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। लेकिन इनके बीच में जो केटाइन और एनाइन नहीं है ना, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, ठीक है। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आयनिक इज स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट। ये भी लिख लो थर्ड पॉइंट में, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट। इसीलिए जिसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में लिखना, एक्सेप्ट 3D नेटवर्क सॉलिड, एक्सेप्ट 3D नेटवर्क सॉलिड, 3D नेटवर्क सॉलिड लाइक डायमंड, नेक्स्ट है कार्बोंडम, ये एक बार आया था ना कार्बोंडम। फॉर्मूला क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। सिलिका SiO2 is known as silica।
बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड इसका होता है Bn और यहां पर हो जाएगा N। अब N क्यों लगाया गया है वो हम आगे बात करेंगे। तो पहले इसका एग्जाम्पल्स लिखो। ये जो है एग्जाम्पल, जैसे डायमंड, डायमंड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको कार्बोंडम के नाम से जानते हैं, ये बहुत हार्ड होता है, इसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। सिलिका SiO2, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो एक्सेप्शनल है। बोरॉन नाइट्राइड, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है, N लिखा हुआ, N का वैल्यू हम कितना भी ले सकते हो, जब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर तो बताएंगे। इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है, फिर भी ये क्या है, हार्ड है। तो ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला गया है कि जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्योंकि आयनिक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। आयनिक स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि केटाइन और एनायन प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, वहां शेयरिंग नहीं होता है, वहां प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। लेकिन उनमें डायमंड, डायमंड जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन हम बनाएंगे आगे स्ट्रक्चर, लेकिन इसके अंदर ये बहुत क्या होता है, हार्ड होता है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इनमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इनमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है। तो कहने का मतलब है ये एक्सेप्शनल है। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तो हम आगे बात करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो इसको एग्जांपल्स को लिख लो। नेक्स्ट है, अच्छा आयनिक जो, ये लिख लो एग्जांपल ना, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। और उनमें जो होता है वो पोलर होते हैं, चार्ज होता है प्लस और माइनस। इसीलिए आयनिक कंपाउंड किस सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होंगे, पोलर में या नॉन पोलर में, पोलर में, लाइक डिजोल्व लाइक। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है, कोवैलेंट दोनों होता है, पोलर भी होगा और नॉन पोलर। हम आगे जब स्ट्रक्चर बना लेंगे तब सीखेंगे कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, लेकिन मोस्टली नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि कोवैलेंट सब्सटेंस डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इस पॉइंट को लिखो, कोवैलेंट सब्सटेंस डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, कोवैलेंट सब्सटेंस डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक बेंजीन। बेंजीन क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, हम आगे पढ़ेंगे। लाइक बेंजीन लिख लो, लाइक बेंजीन, और आगे लिख लेना बेंजीन इज ए, बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होता है, बेंजीन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जो सॉलिड सॉल्वेंट आता है उसके बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करने का कैपेबिलिटी रखता है। तो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज ए मेजर ऑफ, the dielectric constant of a solvent is a measure of its capability
टू ब्रेक कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस, टू ब्रेक कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस। यानी कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर वो फोर्स लगाता है और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, अगर वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, हालांकि वो जानते हैं हम पहले से ही। पोलर सॉल्वेंट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाइक वाटर। वाटर के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो पोलर सॉल्वेंट हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलर सॉल्वेंट हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पोलर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट हैव लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट हैज लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैज लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लिख लिया आपने? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई फॉर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई फॉर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई फॉर solvent like water, ammonia, hydrogen fluoride acid HF, like water, ammonia। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, HF। नेक्स्ट लिखना मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH। इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, तो इनका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे वाटर का, अमोनिया का, H2O का, NH3 का, ठीक है, HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इनको लिक्विड स्टेट में भी रखा जा सकता है। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इनका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, लिक्विड फॉर्म में भी रहेंगे। नेक्स्ट लिखना, dielectric constant is low for, dielectric constant is low for, dielectric constant is low for solvent like benzene, solvent like benzene। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, like benzene। कार्बन डाइसल्फाइड, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। आगे चलकर हम इस चीज के बारे में जानेंगे, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। दिस वन विल बी पोलर, लिख भी लेना इसको अलग से लिख के, दिस वन विल बी पोलर। ये जितने भी है सब क्या है, पोलर है, और ये जितना है वो सब क्या है, नॉन पोलर है। ये जितना है वो सब क्या है, नॉन पोलर, और ये सब क्या है, पोलर है। इनका डाई इलेक्ट्रिक ज्यादा होगा, इसका डाई इलेक्ट्रिक कम होगा, इसलिए इसके अंदर आयनिक ज्यादा डिजोल्व होंगे और इसके अंदर कोवैलेंट ज्यादा डिजोल्व होंगे।
तो नॉन पोलर के अंदर लाइक डिजोल्व लाइक, तो नॉन पोलर के अंदर कोवैलेंट ज्यादा डिजोल्व होते हैं और पोलर के अंदर आयनिक ज्यादा डिजोल्व होगा। इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम। सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स लिख लियोगे सब। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जनरली, मतलब ये 100% बात नहीं बोल रहा है। जनरली कोवैलेंट सब्सटेंस, जनरली कोवैलेंट सब्सटेंस, जनरली कोवैलेंट सब्सटेंस, generally covalent substance do not conduct electricity, do not conduct electricity, do not conduct electricity, do not conduct electricity either in molten state or in aqueous state, either in molten state or aqueous state, either in molten state or aqueous state, because they do not contain, because they do not contain free ions or free electron, because they do not contain free electron or free ions, free electron or free ions। समझ में आ गया? तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो करंट फ्लो क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि जब उसमें डिसॉल्व करेंगे तो आयंस में ब्रेक नहीं होगा, आयंस में ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए वो करंट फ्लो नहीं करवाते। लेकिन जनरली सबके लिए वैलिड नहीं है, कुछ कुछ कोवैलेंट कंपाउंड करवाएंगे, जैसे HCl, HF ये सब करवाएंगे। जो आयंस में ब्रेक होगा वो करवाएंगे और जो आयंस में ब्रेक नहीं होगा वो नहीं करवाएंगे। अगर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहा तब तो ये करवाएंगे और नहीं रहा तो नहीं करवाएंगे। तो हम आगे चल के बताने वाले हैं कि ग्रेफाइट जो होता है जब स्ट्रक्चर बनवाएंगे तो ग्रेफाइट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसके वजह से उसमें करंट फ्लो होता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है कि सारे कोवैलेंट बॉन्ड आयंस नहीं बनाते हैं, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड आयंस बनाते हैं, जैसे HF, HCl, HBr। समझ में आ गया शशांक? ऐसा नहीं है कि सारे, अब जैसे HF है, HF में कोवैलेंट है ना, लेकिन पानी में डालने के बाद H+ और H- में बदल जाते हैं, तो इसलिए जनरली बोला गया है। ऐसा नहीं है कि सारे कोवैलेंट बॉन्ड करंट फ्लो नहीं करवाएंगे, करवाएंगे। नेक्स्ट लिखना एक्सेप्शन, ग्रेफाइट कंटेन, ग्रेफाइट कंटेन delocalized electron, delocalized electron, delocalized electron, ग्रेफाइट कंटेन delocalized electron। delocalized का मतलब होता है वो मोबाइल होना, मतलब घूमना। जैसे हम यहाँ पर खड़े हो गए तो हम लोकलाइज्ड हो गए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो हम लोकलाइज्ड है, लेकिन हम अगर घूमेंगे तो हम क्या हैं? डीलोकलाइज है। तो जो ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज होता है, मतलब घूमता रहता है, और जब घूमेगा तो करंट को क्या करेगा? कैरी करेगा, क्योंकि वायर में कौन करंट को कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो जब वो मूव कर रहा है तभी तो कैरी कर रहा है। इसी वजह से
ओ ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जबकि ग्रेफाइट में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट। डायमंड में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट। ये सब आगे बताएंगे कैसे बॉन्ड बनता है। तो इसमें लिख लेना, इट कंटेन डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन सो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो आगे बताएंगे कैसे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब बॉन्ड बनाएंगे तब। सो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जैसे अभी बोला उसने ना कि कोवैलेंट बॉन्ड में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा एक्सेप्शनल केसेज है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइज है, इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, उसके वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। डीलोकलाइज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। इसके वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होने लगता है। तो ग्रेफाइट में करंट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अच्छा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, इसीलिए उसमें हम स्पेस आइसोमेरिज्म के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन कोवैलेंट में क्या होगा, डायरेक्शनल होता है, इसलिए हम स्पेस आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे और ज्योमेट्री और शेप के बारे में बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पर आगे बात करेंगे कि ये ट्रायगोनल पिरामिडल है, ये हेक्सागोनल है, ये टेट्राहाइड्रल है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिबिट, कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म। कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिबिट कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड, बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, HCl, HBr, HI, HCl, HBr, HI, HNO3 and H2SO4 and H2SO4 आर पोलर कोवैलेंट। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। HCl, HBr, HI, मालूम है ना पोलर होगा, पार्शियल निगेटिव पार्शियल, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पार्शियल। थोड़ा सा हमने इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया था ऐसे केमिकल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ये पोलर है। तो यहां पर बोला है कि ये जो है H2SO4 ये सब पोलर कोवैलेंट है, आर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो जितने भी कोवैलेंट है वो सब नॉन पोलर है, ऐसा नहीं बोलेंगे। कुछ पोलर भी होते हैं, कुछ वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन दोनों होते हैं। लेकिन आयनिक क्या होगा, पोलर होगा। तो इसमें आगे लिखना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सब्सटेंस, यानी जब इसको पानी में डालेंगे तो आयंस में बदल जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सब्सटेंस आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। aqueous solution of this substance, aqueous solution of this substance, aqueous solution of this substance are good electrical conductor, are good electrical conductor, are good electrical conductor because they contain free ions, because they contain free ions। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जितने भी कोवैलेंट है उसमें करंट पास नहीं होता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या जिसको एक्वस में डालने के बाद आयंस में बदल जाएगा, वो सब के सब करंट प्रोड्यूस करेंगे, करेंगे ना। तो कोवैलेंट में
एक ग्रेफाइट ऐसा है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें करंट क्या होगा, पास होगा। लेकिन इनको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि ये पोलर हैं। तो ये कोवैलेंट होते हुए भी क्या है, पोलर है। यानी कोवैलेंट पोलर और नॉन पोलर दोनों होगा। तो ये पोलर है, इसलिए आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, H प्लस और Cl माइनस में, H प्लस और Br माइनस में, इसलिए इसमें करंट क्या होगा, पास होगा। तो आयंस में बदलने से करंट को कैरी करने लगेगा वो। तो आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो दी करंट इन एक्वस सॉल्यूशन, इसीलिए करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो तो करंट पास करवाएगा, और जो नहीं कन्वर्ट होगा वो नहीं करवाएगा। जैसे यूरिया के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हम आगे बताएंगे कैसे यूरिया के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। जैसे शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। लेकिन ये ये पोलर है, वो बाद में सीखेंगे। बस इतना जानो कि ये आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, ये आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। ये आयंस में जैसे ब्रेक हो जा रहा है ना, ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ये केवल डिजोल्व होगा। यूरिया जो हम खेतों में यूज करते हैं वो केवल पानी में डिजोल्व होता है, आयनाइज्ड नहीं होता है। इसीलिए यूरिया, ग्लूकोज, शुगर ये सब करंट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, एक्वस, हाँ पोलर में डालेंगे तब, हाँ उसमें ग्रेफाइट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और ये फ्री आयंस की वजह से, ये आयंस की वजह से करंट प्रोड्यूस करेगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो आगे हम बताएंगे इसके अंदर कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मान लो इसमें वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें कौन करंट प्रोड्यूस करवा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। और सॉल्यूशन में कैथोड और एनोड में करंट प्रोड्यूस करवाना है, यहां से हम बैटरी जोड़ दिए, यहां से यहां करंट प्रोड्यूस कराना, तो यहां के बीच में सर्किट कौन क्लोज करेगा, आयंस। तो इसीलिए जब इसको हम पानी में डालेंगे तो यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होंगे करंट को कैरी करने के लिए। शुगर पोलर होगा, लेकिन ये नहीं लिखना है, पोलर नॉन पोलर बाद में बात करेंगे। ये लिख लो कि शुगर डिजोल्व इन वाटर बट नॉट डिसोसिएट, दैट्स व्हाई इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नाम दिया था हमने पहले, आयनिक में ही नाम दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है CCl4, राइट डाउन करो, CCl4 CHCl3 CCl4 CHCl3 CH2Cl2 CH2Cl2 cannot give white precipitate, cannot give white precipitate, cannot give white precipitate with AgNO3 silver nitrate, with AgNO3 with AgNO3 with AgNO3, sorry, AgNO3 in aqueous solution, in aqueous solution,
because they do not conduct free chloride ions, because they do not contain free chloride ions, because they do not contain free chloride ions, as they are covalent compound, as they are covalent compound। ठीक है, अब ध्यान से समझना। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट तुम लोग 10th में पढ़े होगे, हाँ वही वाला है। अब इसमें ध्यान से सुनना, पहला एक वर्ड है प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट का मतलब होता है, जैसे मान लो ऐसे सोचो कि मिल्क है, मिल्क में अगर तुम्हें पनीर निकालना है तो नींबू डालते हैं या टूटी डालते हो, तो जो सॉलिड वाला पार्ट हो क्या अलग हो जाता है और लिक्विड वाला पार्ट अलग हो जाता है, फिर हम पनीर को अलग निकाल लेते हैं, तो उसको हम प्रिसिपिटेट बनाते हैं। दोनों को, एक को सॉलिड में ला देते हैं और एक को लिक्विड में रह जाता है, तो उसको हम प्रिसिपिटेट पीपीटी बोलते हैं। तो प्रिसिपिटेट बनाना, वही सेम टू सेम वैसा ही रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर प्रिसिपिटेट बनाता है। तो होता क्या है, तो प्रिसिपिटेट का मतलब समझ में आ गया ना, पीपीटी। अब ये होगा क्या, अगर AgNO3 का सॉल्यूशन है और उसके अंदर अगर Cl माइनस है, तो ये जो है मान लो HCl है, ठीक है, तो ये Ag प्लस होगा और NO3 माइनस, ये H प्लस होगा, Cl माइनस होगा। अब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं AgCl, और ये व्हाइट पीपीटी बनाता है। व्हाइट प्रिसिपिटेट मतलब ये अलग हो जाएगा और ये HNO3 बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं AgCl, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा। लेकिन ये व्हाइट प्रिसिपिटेट तब बनेगा ना जब इसको ये Cl इसको मिलेगा। जब ये Cl मिलेगा ही नहीं तो ये व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा ही नहीं। अगर मान लो हमने लिया AgNO3, अगर मान लो यहां पर HBr है, तो अगर ये Ag और Br रिएक्शन करेंगे तो ये बनता है AgBr। ये होता है येलो पीपीटी, और यहां पर HNO3 बनता है। लेकिन जब उसको Br मिलेगा तब तो ये बनेगा। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि AgNO3 है और CCl4 है, और CCl4 कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट। और कोवैलेंट कंपाउंड में ये आयनाइज नहीं होते हैं, और ये बॉन्ड हम ऐसे बनाते हैं, यानी आयनिक वाला तो ब्रेक हो जाता है लेकिन कोवैलेंट वाला जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो ये जब ब्रेक होगा नहीं तो क्लोरीन बाहर सिस्टम छोड़ के निकलेगा नहीं, और जब निकलेगा नहीं तो ये इसके साथ रिएक्शन देगा नहीं। तो जैसे रिएक्शन नहीं देगा तो हम यहां लिखेंगे नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो प्रिसिपिटेट बनने का कोई सवाल ही नहीं है कि प्रिसिपिटेट भी बनेगा। इसका मतलब ये एज यानी एक तरह के टेस्ट हो गया, एक तरह का टेस्ट हम बता दिए कि हमने बोला कि क्या CCl4 आयंस में बनेगा, तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? अगर आयंस में बनता तो यहां व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलता, तो नहीं बन रहा, इसका मतलब वो आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर यहां पर CHCl3 है, यहां भी नो रिएक्शन, इसका मतलब ये प्रिसिपिटेट है, यहां पर आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है, यहां पर आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहां पर हम लेंगे AgNO3 और यहां हम लेंगे CH2Cl2, इसका मतलब यहां बोला है क्वेश्चन में कि प्रिसिपिटेट नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहां आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा। और जब आयंस में ब्रेक नहीं होगा तो सिल्वर रिएक्शन नहीं करेगा, और सिल्वर रिएक्शन नहीं करेगा तो व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाएगा नहीं।
जब बनाएगा नहीं तो हमें ये चीज क्लियर हो गया कि ये कोवैलेंट है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। और कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो यहां पर आयंस में ये ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर करंट भी पास नहीं होगा, क्योंकि आयनाइज्ड नहीं हो रहे हैं। अगर आयनाइज्ड होता तो यहां पर क्या बनता, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता। समझ में आया क्या? तो इसका मतलब ये एक तरह का टेस्ट हो गया कि तुम आयनाइज हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो इसको पूरा लिख लो जितना लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिख लिया ना? आफ्टर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, new theory has came in chemistry. New theory has came in chemistry, that is valence bond theory. That is valence bond theory. शॉर्ट में बोलेंगे VBT, शॉर्ट में बोलेंगे VBT। was proposed by हिटलर, वो वाला हिटलर नहीं, एंड लॉन्डन। हिटलर एंड लॉन्डन, ठीक है। अब देखो ऑक्टेट रूल फेल हो गया था ना, 8 से ज्यादा भी बन रहे थे, सुपर ऑक्टेट भी बन रहे थे और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी बन रहा था। लेकिन वो रूल फेल होने के बाद नया रूल आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, तो अब इसमें हम लिखेंगे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसके थ्योरी को हम आगे कल एक्सप्लेन करेंगे, तो कल हम VBT ही स्टार्ट करेंगे।